हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जनरल अवेयरनेस एंड साथ साथ स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन कराने वाली हूं, जो आपके चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेगा। साथ साथ आपके DSSB एग्ज़ाम में, साथ साथ कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो TGT का एग्ज़ाम है, चाहे PGT का एग्ज़ाम है, या कोई भी HSSC का एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस ज़रूरी रहने वाली है। बट हमारा मेन फोकस जो है वो आपका चंडीगढ़ पीआरटी एंड DSSB के एग्ज़ाम को लेकर ये क्लासेस बनाई जा रही हैं। अगर आप मेरे साथ में मेरे चैनल GK विद मी पर नहीं जुड़े हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सोशल साइंस की क्लासेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है और पेडागोजी है। इस टाइप के टॉपिक जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर जो अदर क्लासेस हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। बट आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके का पहला चैप्टर, जिसका नेम है भारत में प्रथम। इसमें से ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर्स देखे थे तो उसमें भी ना इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि भारत में प्रथम। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है कि जो चीज़ें बदले ना, जो एज इट इज़ हैं वैसी की वैसी रहे। अब यहाँ पर भारत में पहली जनगणना कब हुई, या भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चेंज नहीं होते, इसलिए हम उसे स्टैटिक जीके का नाम दे देते हैं। और आपका जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है, मैंने देखा था कि उसमें ना स्टैटिक जीके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस तो थी, साथ में स्टैटिक जीके के भी 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने देखे थे। जैसे भारत में प्रथम रेल कब चली थी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो ऐसे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको ना इसमें कंसेप्ट बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ फैक्ट पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न था वो फैक्ट बेस्ड था। तो हम आज स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी पहली क्लास रहेगी, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, यानी कि इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाने वाली हूँ। भारत में प्रथम की पहली क्लास है, इसके बाद सेकंड क्लास आपको कल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम कुछ टॉपिक्स में आपकी स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट कराऊंगी आपको जितना भी करंट अफेयर्स है उन सब के बारे में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत में प्रथम जनगणना। तो प्रथम की बात हो रही है, तो सबसे पहली जनगणना जो है वो भारत में कब हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना जो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है किसके समय में हुई है। तो यहाँ पर ये अनियमित जनगणना थी, यानी कि इसको मतलब एक तरीके का इसमें कोई ईयर डिसाइडेड नहीं थे कि आगे हम कितने समय के बाद में इसमें जनगणना कराएंगे। तो भारत की पहली जनगणना पूछी जाती है तो आप क्या टिक करेंगे? 1872 में भारत की प्रथम जनगणना होती है, और वो किसके समय में होती है? लॉर्ड मेयो के समय में होती है। मेयो के समय में ही इनके नाम का ये एक कॉलेज बना हुआ है अजमेर में, जिसे हम मेयो कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम अनियमित जनगणना किसके समय में हुई है, तो आप क्या टिक करेंगे? लॉर्ड मेयो के समय में हुई है, ठीक है। अनियमित की बात है। इसके बाद भारत में प्रथम नियमित जनगणना, और ये दशकीय जनगणना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम नियमित दशकीय जनगणना कौन सी है, तो ये 1881 में हुई है, और ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई है। ये बात याद रखनी है आपको, किसके समय में हुई है? लॉर्ड रिपन के समय में। कब हुई? 1881 में हुई है, 1881 में। पहले वाली 1872 में हुई है, लेकिन वो नियमित नहीं थी, अनियमित थी। इसके बाद दूसरी जनगणना की बात की जाती है, तो दूसरी जो जनगणना वो नियमित है। इसके बाद से लेकर अब तक हमारे यहाँ पर हर 10 साल के बाद में जनगणना कराई जाती है। तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा इंसान था, इसने हमारे भारत में बहुत बढ़िया काम किए थे, ठीक है। तो प्रथम पूछेगा तो मेयो के समय में, सेकंड पूछेगा तो रिपन के समय में। पहले वाली 1872 में हुई है, एंड देन दूसरी 1881 में हुई है। इसके बाद जनगणना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं, क्योंकि हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड पॉइंट भी हमें पता होने चाहिए।
जनगणना है ये गृह मंत्रालय के अंडर आती है, यानी कि इसे गृह मंत्रालय कंडक्ट कराता है। ये पूछा जाए आपसे आजादी के बाद की, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमने 1951 में पहली बार जनगणना आयोजित कराई थी। ठीक है, इसके बाद हर 10 साल के बाद में आपके इंडिया में जनगणना आयोजित कराई गई। तो आजादी के बाद की कौन सी जनगणना होगी? अब ये 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, इसके बाद 1961 में, फिर 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 और इसके बाद 2021 में जनगणना आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसका जो काम है वो पीछे रह गया। तो अभी जो भी आंकड़े हम पढ़ते हैं वो 2011 की जनगणना के पढ़ते हैं, नई जनगणना के आंकड़े अभी नहीं है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 8वीं जनगणना कब होनी थी, तो 2021 में होनी थी, और ये भारत की स्वतंत्रता के बाद की जनगणना थी। और अगर यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता को काउंट ना किया जाए, जब से शुरू हुई है जनगणना, यानी कि 1881 में जब जनगणना शुरू हुई, तब से लेकर अब तक की ये 16वीं जनगणना है। लेकिन आज़ादी के बाद की पूछता है तो आप क्या टिक करेंगे? 8वीं जनगणना टिक करेंगे। ठीक है, तो पहली हुई है 1872 में, दूसरी 1881 में, पहली लॉर्ड मेयो के समय में, दूसरी लॉर्ड रिपन के समय में। इसके बाद 8वीं जनगणना 2021 में होनी थी। ये कौन कराता है? गृह मंत्रालय कराता है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा इंडिया है, भारत है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? इसमें हम तक्षशिला को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि तक्षशिला अब हमारे इंडिया में नहीं है। तो पहला विश्वविद्यालय अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या टिक करेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय टिक करेंगे। और नालंदा आप सभी जानते हैं ये बिहार में है, बौद्ध धर्म का जो भी यहाँ पर बोलबाला है। तो पहला यूनिवर्सिटी पूछता है, विश्वविद्यालय पूछता है, तो कौन सा आपका? नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। इसके बाद पहली ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए, यानी कि खुला मुक्त विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर इसका नेम है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ये पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे से अलग हो गए, तो अब ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर काउंट होती है? आपके तेलंगाना में ही काउंट होती है। तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाती है तो कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। इसके बाद पहला रक्षा विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और वैसे भी जरूरी है। तो पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिनोला में है। बिनोला का है आपके गुरुग्राम में है। 2013 में इसका काम शुरू हुआ था। इसे हम इंदू के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो ये भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जो आपके गुरुग्राम में स्थापित की गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए पहली यूनिवर्सिटी कहाँ है जो रक्षा से रिलेटेड है, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड है, तो आप क्या टिक करेंगे? गुरुग्राम में है, बिनोला में है। ठीक है, 2013 में इसका काम शुरू हुआ था। ये ना इसके लिए कॉलेज भी बनाए गए हैं, एकेडमीज भी बनाई गई हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है लेवल पर काम करती हैं, इसका नेम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी नहीं है, वैसे तो ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी नहीं होती, तो इसे क्या बोलते हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए एनडीए कहाँ पर है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, तो आप क्या टिक करेंगे? ये खड़गवासला, पुणे में है। इसके बाद एक होता है एनडीसी, कॉलेज होता है, तो ये इसे बोलते हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज। ये कहाँ पर? आपके न्यू दिल्ली में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगर कॉलेज की बात करता है तो नई दिल्ली टिक करेंगे, एकेडमी की बात करता है तो खड़गवासला, पुणे में है, और पहली यूनिवर्सिटी की बात करता है तो आपके हरियाणा के गुरुग्राम के बिनोला में है। तो ये सारे पॉइंट याद रख लेने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा, यानी कि आपके देश से दूसरे देश में जो पहली दूरसंचार सेवा थी, जो फोन करने की सुविधा थी, वो कब शुरू की गई और कहां से कहां तक शुरू हुई है? तो ये आपके बंबई से लंदन में शुरू की गई है, क्योंकि ये अंग्रेजों का समय था और अंग्रेज क्या करेंगे? फोन पर बात करने के लिए अपने देश में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। तो उन्होंने यहाँ पर जितने भी काम किए थे वो सभी अपने बेनिफिट को देखकर काम किए थे। मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जितने गवर्नर जनरल रहे हैं, किसने क्या काम किया है, किसके समय में रेल चली, किसके समय में डाक तार हुआ, ये सारे पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पर बंबई से लंदन तक चली 1851 में। ठीक है, तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय दूर संचार सेवा की शुरुआत बंबई से लंदन 1851 में हुई है। 1853 में क्या चली? आपके यहाँ पर रेल चली थी, लेकिन उससे 2 साल पहले क्या यहाँ पर हुआ है? अंतरराष्ट्रीय दूर संचार सेवा की शुरुआत कब हो गई? 2 साल पहले, यानी 1851 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर लंदन तक। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, मुंबई से लंदन तक। तो दूर संचार सेवा मुंबई से लंदन 1851।
इसके बाद बात कर लेते हैं पहली तार लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो ये टेलीग्राफ्स वगैरह या मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए पहली तार लाइन बिछाई गई डायमंड हार्बर से कलकत्ता तक, और ये कब बिछाई गई है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। मोस्ट ऑफ काम जो है ना आपके ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुए, जैसे PWD की स्थापना हुई, ASI की स्थापना हुई, तार लाइन की स्थापना हुई, साथ साथ रेलवे ट्रैक बिछाया गया, तो ये सभी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के समय में बहुत सारे आपके इंडिया में काम हुए हैं, तो उसमें से ही तार लाइन एक है। तार लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई 1853 में। तो 1853 में दो काम होते हैं, एक तो ट्रेन चलती है, साथ साथ यहाँ पर तार लाइन बिछाई जाती है। तो तार लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है, डायमंड हार्बर से कलकत्ता तक 1853 में, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद है महिला डाकघर, यानी कि जहां पर केवल महिलाएं होंगी, महिलाएं काम करेंगी, तो महिलाओं का जो डाकघर है वो कहां पर स्थापित किया गया, शास्त्री भवन नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे महिला डाकघर कहां पर है, नई दिल्ली में है और शास्त्री भवन में है। तो पहला महिला डाकघर शास्त्री भवन नई दिल्ली में। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रथम ई कोर्ट, यानी कि जहां पर कागज वगैरह का कोई काम नहीं है, जहां पर केवल ई कोर्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू काम होता है। तो ये ई कोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया, अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो है ना, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वैसे तो मैनचेस्टर जो है ये आपके इंडिया का नहीं है, ये ब्रिटेन में है। ये मैनचेस्टर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी, लेकिन हमारा अहमदाबाद भी एक ऐसा प्लेस है जहां सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई इंडिया में, जहां पर ये जो कपड़े वगैरह का, इंडस्ट्रीज वगैरह का काम है, ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, अहमदाबाद टिक करेंगे। प्रथम ई कोर्ट भी कहां पर स्थापित किया गया, आपके अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। महिला डाकघर की बात की जाए तो महिलाएं कहाँ हैं, दिल्ली में है। ठीक है, तो शास्त्री भवन नई दिल्ली में। अब मैंने यहाँ पर लिखा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात की जाए तो आपको पता होगा, आपके नॉर्थ रीजन में मिलेगा, तो यूपी के कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है, कोयम्बटूर कहा जाता है। कोयम्बटूर दक्षिण का पार्ट है और कानपुर उत्तर का है। ठीक है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो आप कानपुर टिक करेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो आप कोयम्बटूर टिक करेंगे। प्रथम महिला न्यायालय की बात की जाए तो मालदा वेस्ट बंगाल क्या है, यहाँ पर प्रथम महिला न्यायालय है। ठीक है, तो महिला का जो न्यायालय है, फर्स्ट वुमेन न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया, मालदा वेस्ट बंगाल में। लेकिन अगर पहला डाकघर की बात की जाती है तो डाकघर कहाँ पड़ा था हमने अभी, शास्त्री भवन नई दिल्ली में। लेकिन अगर महिला न्यायालय की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, मालदा वेस्ट बंगाल में है। मैं से महिला, मैं से मालदा, ऐसे याद रखना, मैं से महिला है, मैं से मालदा है। शास्त्री भवन नई दिल्ली में डाकघर है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मनरेगा का प्रारंभ। मनरेगा कहां से शुरू किया गया, तो जो मनरेगा है इसकी शुरुआत आपके अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हुई है और 2006 में मनरेगा जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, पहले इसका नाम केवल नरेगा था, लेकिन बाद में हमने इसका जो नाम है इसमें महात्मा गांधी जी का नाम ऐड कर दिया और इसे क्या बना दिया, मनरेगा बना दिया। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई है, तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हुई। इसके बाद मनरेगा के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो इसका नाम क्या है, सबसे पहली बात तो कंप्लीट नेम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मनरेगा की फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, 2006 में ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। तो डबल ए से याद रखना, मनरेगा की शुरुआत डबल ए से हुई है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी और ए से क्या है, एक्ट है। ठीक है, गारंटी आएगा, यहाँ गवर्नमेंट एक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या देता है, गारंटी देता है रोजगार की, इसीलिए यहाँ पर रोजगार की गारंटी देता है। और ये 100 डेज की गारंटी देता है कि आपको पूरे साल में 100 दिन का काम उपलब्ध कराएगा। ये नहीं है कि ये गाँव में ही मतलब ये जो काम है ये आपको रूरल एरिया में ही देखने को मिलेगा, शहरों के लिए नहीं है ये। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पर है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से 2006 में शुरू किया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आधार प्रोजेक्ट की, कि जो आपका आधार, जिस तरीके से आधार कार्ड है, तो आधार प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी। तो आधार प्रोजेक्ट की शुरुआत सबसे पहली बार थेम्बली महाराष्ट्र से की गई है और 2009 में। मनरेगा कब आया था, 2006 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। तार लाइन कब बिछाई गई, 1853 में, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद है आधार प्रोजेक्ट। आधार प्रोजेक्ट की शुरुआत थेम्बली महाराष्ट्र से 2009 में की गई। यूआईडी भी हम इसे कहते हैं, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन।
आधार प्रोजेक्ट की शुरुआत आपके थेम्बली महाराष्ट्र से की गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जन सेवा अधिकार कानून। यानी कि जो लोगों मतलब जिस तरीके से जैसे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, ये बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाए, तो जन सेवा अधिकार कानून लाने वाला राज्य सबसे पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश है, और ये 2010 में ये कानून लेकर आया था। ठीक है, तो जन सेवा की बात की जाए, ऐसा सोचना लोगों की सेवा कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। बस याद करने के लिए बता रही हूँ। तो जन सेवा, लोगों की सेवा किसने किया? मध्य प्रदेश ने किया। तो जन सेवा अधिकार कानून लाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 2010 में कानून लेकर आया था। ठीक है, मध्य प्रदेश को हम सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, साथ साथ हम इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो जन सेवा अधिकार कानून लाने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, सोया स्टेट है और टाइगर स्टेट है। इसके बाद लोकायुक्त नियुक्त करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर ये महाराष्ट्र है। ठीक है, इसे हम एम्ब्यूड्समैन के नाम से भी जानते हैं। जो लोकायुक्त है, ये सबसे पहले इसको मतलब नियुक्त किसने किया था? स्वीडन ने नियुक्त किया था। और इसी की तर्ज पर हमने यहाँ पर सबसे पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था, जो 1971 में लोकायुक्त जिसने नियुक्त किया था। बट वैसे कंप्लीट तरीके से पूछा जाए, पूरी तरीके से भारत में 2019 में लोकायुक्त बिल आया, मतलब लोकायुक्त को पास किया गया, ये नियुक्त किया गया था हमारे इंडिया में। ठीक है, तो लोकायुक्त नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। पहले देश की बात की जाए तो स्वीडन है। जो ये लोकायुक्त होता है, ये क्या करता है? सरकार के खर्चों के ऊपर निगरानी रखता है। ठीक है, और वैसे पूरी तरीके से इंडिया में कब आया है? ये 2019 में आया है। तो ये सारे पॉइंट याद रख लेने हैं। इसके बाद है 100% साक्षरता दर प्राप्त जिला कौन सा है? ये आप सभी जानते हैं, केरल जो है 100% यहाँ पर क्या है? लिटरेसी है। और अगर जिला पूछा जाए तो वो भी कहाँ का है? केरल का ही है। तो इसका नाम क्या है? एर्नाकुलम है। ठीक है, तो ये एर्नाकुलम ही क्या है? केरल का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है, और यही ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 100% साक्षरता दर केरल में है। जिला भी कौन सा है? केरल का है। सबसे पहला ऐसा स्टेट जो क्या लेकर आया लोकायुक्त, वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है आधार नंबर कहाँ से शुरुआत? थेम्बली महाराष्ट्र से 2009 में। मनरेगा भी मैंने आपको पढ़ाया था अनंतपुर आंध्र प्रदेश से 2006 में। तो ये सारे पॉइंट रिवाइज हो गए हैं, तो आपको याद भी हो गए होंगे। इसके बाद है सबसे पढ़ी लिखी यूटी। यहाँ पर साक्षरता की बात हो रही है, तो सबसे पढ़ी लिखी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। छोटा सा है देख लो, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं यहाँ के लोग। तो सबसे पहले अगर स्टेट पूछी जाए तो केरल है, सेकंड नंबर पर लक्षद्वीप आता है, और थर्ड नंबर पर आपका मिजोरम है जो लिटरेसी में सबसे आगे है। और यूटी की बात की जाए तो लक्षद्वीप फर्स्ट नंबर पर है एजुकेशन में। ठीक है, चंडीगढ़ से भी आगे है ये। तो सबसे पढ़ी लिखी यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो लक्षद्वीप है, स्टेट की बात की जाए तो केरल है, वैसे थर्ड नंबर पर पूछा जाए तो मिजोरम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली सबसे पहली भाषा कौन सी थी? ये ना क्लासिकल लैंग्वेज होती है, और ये बहुत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा नाम है, जिसमें कुछ ना कुछ रचनाएं की गई हैं। तो ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है जिन्हें किसका दर्जा दिया गया है? शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली भाषा कौन सी थी जो शास्त्रीय भाषा का जिसे हमने दर्जा दिया है? तो यहाँ पर आपके जो तमिल है ना, तमिल 2004 में क्या बनी है? ओल्डेस्ट बनी है। तो जो तमिल भाषा है 2004 में क्या बनी? ओल्डेस्ट भाषा बनी थी। जैसे ओल्डेस्ट भाषा है वैसे ये, इसको 2004 में हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। अब तक टोटल शास्त्रीय भाषाओं की बात की जाए तो 6 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो क्या है आपके शास्त्रीय लैंग्वेज में आती हैं। अब यहाँ पर 6 की 6 लैंग्वेज लिखे, पहली तो यहाँ पर तमिल ही हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं तेलुगु, इसके बाद है कन्नड़, फिर है मलयालम, फिर है ओडिया, फिर है संस्कृत। ये सारी की सारी ना आपकी पुरानी भाषाएं हैं। इसमें अगर सबसे बड़ी भाषा की बात की जाए तो सबसे बड़ी भाषा इसमें तेलुगु है, लेकिन अगर सबसे पुरानी भाषा की बात की जाती है तो यहाँ पर तमिल है। इसके बाद यहाँ कन्नड़ जो है वो आप सभी को पता है कर्नाटक में बोली जाती है, मलयालम जो है वो केरला में बोली जाती है, ओडिया ओडिशा में बोली जाती है, और संस्कृत आपके नॉर्थ पार्ट में बोली जाती है, यानी कि उत्तर भारत में संस्कृत भाषा का बोलबाला है। तो टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हमारे पास में? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सबसे पुरानी पूछेगा तो तमिल है, और सबसे नई जो ऐड हुई है ना वो ओडिया है। ओडिया को सबसे बाद में ऐड किया गया, तो नई भाषा ओडिया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो 1973 में पलामू नेशनल पार्क झारखंड से की गई थी। तो ये पहले तो ना बिहार में पड़ता था, लेकिन बाद में ये झारखंड में काउंट होने लगा। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ
कहाँ से की गई, तो पलामू नेशनल पार्क से की गई है। कब की गई, 1973 में की गई है। सबसे पहले आपके यहाँ पर जब आपका देश आज़ाद हुआ तो आपके देश में ना कुछ ऐसे एक तरीके से विवाद से उठने लगे कि हम नेशनल एनिमल किसे बनाएं, नेशनल बर्ड किसे बनाएं और नेशनल फ्रूट किसे बनाएं, तो ये सारी बातें उठने लगी। तो उसी प्रकार से नेशनल एनिमल की भी बात उठी। तो 1950 से लेकर 1966 तक हमने क्या रखा, हमारा नेशनल एनिमल शेर रखा। लेकिन ना हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेर नहीं पाए जाते। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर लॉयन, जो एशियाटिक लॉयन है, वो गिर गुजरात में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर टाइगर जो है ना बहुत सारी स्टेट्स में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का नाम भी दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया था जो मध्य प्रदेश है वो टाइगर स्टेट है, सोया स्टेट है। जन सेवा कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है, मध्य प्रदेश है। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसके बाद में ना 1966 तक ये रहा। इसके बाद हमने किसे नेशनल एनिमल घोषित कर दिया, टाइगर को नेशनल एनिमल घोषित कर दिया। और इसी के बेस पर हमने एक प्रोजेक्ट लेकर आए हम, जिसके आधार पर हमने ये सोचा कि हम क्यों ना टाइगर्स की जो संख्या है उसे बढ़ा दें। इसी के तहत हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। इंदिरा गांधी इस समय में प्राइम मिनिस्टर थी जब ये प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ दो ऐसे व्यक्ति हैं जो टाइगर से रिलेटेड हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो एक है कैलाश संखाला, जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित व्यक्ति हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके पद्म पुरस्कार से सम्मानित है। इनका नेम क्या है, कैलाश संखाला है। इसके बाद है फतेह सिंह राठौर। फतेह सिंह राठौर जो है ये टाइगर गुरु कहे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो कैलाश संखाला है। अगर टाइगर गुरु की बात की जाती है तो फतेह सिंह राठौर हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैरीन नेशनल पार्क की। तो जो आपका मैरीन नेशनल पार्क है ये कहां पर, आपके कच्छ गुजरात में है। ठीक है, जो पानी में होता है, मतलब फ्लोटिंग तो नहीं बोल सकते, जो पानी में स्थित होता है वो क्या होता है, मैरीन नेशनल पार्क होता है। तो ये कहां पर, आपका कच्छ गुजरात में है। ठीक है, मैरीन नेशनल पार्क है, ये कहां पर है, कच्छ गुजरात में है। ये पानी में होता है, इसलिए इसे मैरीन नेशनल पार्क बोलते हैं। तो ना ये अलग अलग है, मैरीन नेशनल पार्क अलग है, बायोस्फीयर अलग है, फर्स्ट नेशनल पार्क अलग है, फ्लोटिंग अलग है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैरीन पूछेगा तो कहां पर है, कच्छ गुजरात में है। ठीक है, ये पानी में है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, मैंने सारे नेशनल पार्क आपको पढ़ा रखे हैं। अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में है, ईवीएस की प्लेलिस्ट में है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो नहीं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये सारे मैंने वहां पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये ना मतलब इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये आप हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन तीनों की ना ये बाउंड्री से के आसपास बीच में क्या होंगे, यहाँ पर एक एरिया सा होगा जिसे क्या घोषित कर दिया जाएगा, पहले ना यहाँ पर कहीं ना कहीं नेशनल पार्क स्थापित होंगे। इन तीनों को इकट्ठा करके क्या बना दिया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले नीलगिरी जो है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ये कर्नाटक में भी है और केरला में है, तमिलनाडु में, तो तीनों पार्ट्स में है ये। तो बायोस्फीयर रिजर्व पूछता है तो सबसे पहला नीलगिरी है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क की। इसे हम हैले नेशनल पार्क के नाम से जानते थे पहले, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित किया गया था और ये उत्तराखंड में है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। आज इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। इसके बाद तैरता नेशनल पार्क अगर आपसे पूछता है तो कैबुल लामजाओ है और ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक भी पाई जाती है। तो तैरता नेशनल पार्क पूछता है तो कैबुल लामजाओ है और ये कहां पर है, मणिपुर में है। ठीक है, मरीन पूछता है तो कच्छ गुजरात में है। बायोस्फीयर रिजर्व पूछता है तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में है। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क पूछता है तो हैले नेशनल पार्क, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पहला समाचार पत्र किसमें आया था, अंग्रेजी भाषा का था। ठीक है, ये इसका नाम क्या था, बंगाल गजट था और कब आया, 1780 में आया है। ये ना 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, जेम्स हिक्की, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, ये जेम्स हिक्की के द्वारा 1780 में। ठीक है, तो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 अंग्रेजी भाषा में है। इसके बाद अगर दैनिक भाषाई जो मतलब भाषाई दैनिक अखबार है उसका नेम है समाचार दर्पण। ये बांग्ला भाषा का था और ये डेली छपता था। इसे जो भाषाई दैनिक होते हैं वर्नाक्यूलर अखबार के नाम से भी हम जानते हैं। समाचार दर्पण है, ये बांग्ला भाषा का था। ठीक है, पहले वाला अंग्रेजी भाषा का है,
इसके बाद जो दैनिक अखबार निकला है वो समाचार दर्पण है, बांग्ला भाषा का है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी समाचार पत्र की। हिंदी समाचार पत्र का नाम है उद्दंड मार्तंड, जुगल किशोर जी के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, उद्दंड थे इसलिए मतलब हिंदी का जो समाचार पत्र था उसने उद्दंड मचा दिया और सबको फेल कर दिया। तो हिंदी समाचार पत्र क्या है, जुगल किशोर जी ने इसे पब्लिश किया। ठीक है, भाषाई दैनिक की बात करता है तो समाचार दर्पण है, बांग्ला भाषा में है। पहले अखबार की बात करता है तो अंग्रेजी भाषा में, जेम्स सिक्की के द्वारा, बंगाल गजट। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। ये सारा का सारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व भी बता दिया मैंने आपको, मेरीन नेशनल पार्क कच्छ गुजरात में है। ठीक है, बायोस्फीयर नीलगिरी में है। फर्स्ट नेशनल पार्क हैले नेशनल पार्क है। टाइगर गुरु के नाम से फतेह सिंह राठौर जाने जाते हैं। टाइगर मैन के नाम से संथाला जी जाने जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड से पलामू नेशनल पार्क से हुई है, झारखंड से 1973 में इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, इसके साथ साथ हमने और क्या क्या पढ़ा, शास्त्रीय भाषाएं पढ़ी हैं। सबसे पहले तमिल भाषा को ऐड किया गया था और सबसे नई कौन सी है, ओडिया है। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सबसे पढ़ा लिखा स्टेट केरला है। ठीक है, ये सारे पढ़ चुके हैं। लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र ऐसा स्टेट था जो लोकायुक्त को लेकर आया था। जन सेवा अधिकार मध्य प्रदेश लेकर आया 2010 में। इसके साथ साथ जो आधार प्रोजेक्ट है वो थेम्बली महाराष्ट्र से 2009 में। रोजगार जो मनरेगा है, मनरेगा की शुरुआत अनंतपुर आंध्र प्रदेश से 2006 में हुई। प्रथम महिला न्यायालय मालदा वेस्ट बंगाल में है। प्रथम ई कोर्ट की बात की जाए तो ये भी अहमदाबाद में है। महिला डाकघर की बात की जाती है, शास्त्री भवन नई दिल्ली में है। पहली तार लाइन कहां से कहां बिछाई गई है, डायमंड हार्बर से कलकत्ता लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार सेवा की बात की जाए तो बंबई से लंदन तक। पहली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इंदू है, बिनोला गुरुग्राम में है। एनडीए की बात की जाए तो खड़गवासला में है। एनडीसी की बात की जाए तो नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। तो अगर आपको ये क्लास सही लगी, अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से हमारी और क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको और भी बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेंगी और इसमें से जरूर क्वेश्चंस आएंगे, चाहे देख लेना। क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये 55 to 60 क्वेश्चन हैं जो आपके भारत में प्रथम से रिलेटेड है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम महिलाएं कौन सी रही, भारत में प्रथम पुरुष कौन से रहे, इनोवेशन के बारे में कि किसका आविष्कार कब हुआ है, कौन सी कंट्री कैपिटल, ये सारी बातें हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।